हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर, एंटीबॉडीज़ के टाइप और वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षा की स्ट्रक्चर में प्रत्येक एंटीबॉडी एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, यानी कि जो एंटीबॉडी है उसका अणु ग्लाइकोप्रोटीन होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स यानी कि श्रृंखला होती हैं। इन 4 चेन्स में से 2 चेन हैवी यानी कि भारी होती हैं, जबकि 2 चेन हल्की यानी कि लाइट होती है। जैसे इसमें ये वाली चेन और ये वाली चेन भारी है और ये वाली चेन लाइट चेन है। तो 2 चेन भारी होती हैं और 2 चेन हल्की होती है, इसलिए इसको H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। H फॉर हैवी, L फॉर लाइट। तो 2 हैवी और 2 लाइट चेन होते हैं। एंटीबॉडी का जो अणु होता है वो वाई शेप्ड होता है, जिसमें 2 भुजाएं होती हैं, ये पहली और ये दूसरी भुजा। प्रत्येक भुजा में, अब जो ये दोनों भुजा हैं, इन दोनों भुजाओं में एक चेन हैवी होती है, भारी होती है, एक चेन हल्की होती है यानी कि लाइट होती है। तो वाई का आकार का होता है और वाई आकार में जो 2 भुजाएं होती हैं, उस एक भुजा के अंदर दोनों भुजाओं में एक चेन भारी यानी कि हैवी और एक चेन हल्की यानी कि लाइट होती है। अब जो प्रत्येक भुजा एक हल्की और एक भारी चेन से बनती है, इसके बाद जो प्रत्येक चेन है उसमें एक रीजन कांस्टेंट होता है और एक रीजन वेरिएबल होता है। अब जो ये रीजन है, ये वाला रीजन है जो मैंने कलर्ड नहीं कर रखा है, ये रीजन कांस्टेंट रीजन होता है। ये रीजन कांस्टेंट रीजन है हैवी चेन का, ये कांस्टेंट रीजन है लाइट चेन का। तो ये कांस्टेंट रीजन है नीचे वाले, और जो ऊपर वाले होते हैं वो वेरिएबल रीजन होते हैं, दोनों ही चेन के, हैवी चेन में भी और लाइट चेन में भी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला रीजन है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, यानी कि लाइट चेन का और हैवी चेन का दोनों का जो नीचे वाला आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है वो कांस्टेंट रीजन है। अर्थात सभी रोगाणुओं के प्रति बनने वाली एंटीबॉडीज में ये पोर्शन सेम होता है, कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है, स्थिर होता है। केवल ये जो हिस्सा है ये वाला, यही हिस्सा चेंज होता है और इसी के कारण अलग अलग रोगाणु के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज बनती हैं। अब जो ये वाला रीजन है ये है वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, यानी कि हल्की चेन का परिवर्तनीय या परिवर्तनशील भाग, और ये है वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन। ये वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, ये वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, ये वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, ये वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, ये कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, ये कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, ये कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, ये कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। आपस में ये जो श्रृंखलाएं होती हैं, चेन्स होती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। अब जो ऊपर की तरफ है, यहां पर जो ये वाली है, ये हिस्सा एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाती है, जिसे हम बोलते हैं पैराटोप। तो ये तो हो गया पैराटोप। अब इस पर एंटीजन आकर जुड़ता है, तो एंटीजन की जो भाग उससे जुड़ता है, किससे? पैराटोप से, उसे हम बोलते हैं एपिटोप। क्योंकि एपी का मतलब था ऊपर, तो ये ऊपर की तरफ रहेगा, इसके अंदर थोड़ा सा पार्ट होगा, बाकी पार्ट ऊपर होगा। तो ये होता है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, यानी कि जो एंटीजन को डिटरमाइन करेगा, पहचानेगा। क्योंकि जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला सबके लिए अलग अलग होगा। वो किसके अनुसार बनेगा? वो इस एंटीजन के प्रति, जैसी एंटीजन की शेप होगी उसके हिसाब से इसमें चेंज होगा, और हर पैथोजन का जो एंटीजन बनेगा वो इस रीजन के कारण वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वरना बाकी में नीचे वाला हिस्सा सब में सेम होता है। तो जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है उसे हम पैराटोप बोलते हैं, और जिस पार्ट से एंटीजन इस साइट से जुड़ता है हम उसे बोलते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट यानी कि एपिटोप।
अब जो पैराटोप होता है उस पर एपिटोप आकर जुड़ता है। एंटीजन का वो पार्ट जो इससे जुड़ता है वो एपिटोप कहलाता है। अब हल्की और भारी चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं। अब जो इसका शीर्ष खंड होता है, ये वाला हिस्सा, वो कहलाता है फैब रीजन यानी कि फैब खंड, और नीचे वाला कहलाता है फुट या पाद खंड यानी कि एफसी खंड। और एफसी खंड की सहायता से ही एंटीबॉडी विशिष्ट सेल के ऊपर लगे ग्राही से जुड़ता है। सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है तो किसकी सहायता होता है? इस वाले पार्ट की सहायता से, क्योंकि ऊपर की तरफ कौन जुड़ेगा? एंटीजन। नीचे की तरफ एंटीबॉडी किससे जुड़ेगी? सेल से जुड़ेगी। तो जो हल्की चेन्स होती हैं वो दो होती हैं, कप्पा या लैम्डा, और एक एंटीबॉडी में जो दोनों चैन है, ये कप्पा, ये हल्की सी चैन है, वो क्या होगी? या तो कप्पा होगी या लैम्डा होगी। तो ये है कप्पा होगी या लैम्डा होगी, लैम्डा। तो अब इन दोनों चैनों में या तो दोनों, अब एक एंटीबॉडी में या तो दोनों कप्पा होंगी या दो लैम्डा होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक कप्पा होगी एक लैम्डा होगी, तो दोनों ही कप्पा होंगी या दोनों ही लैम्डा होगी। जो एंटीबॉडीज में हैवी चेन है वो 5 होती है, गामा, म्यू, अल्फा, डेल्टा और एप्सिलॉन। तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में प्रत्येक एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन और श्रृंखला से बना होता है। इन चेन्स में से 2 भारी यानी कि हैवी चेन्स होती है, जबकि 2 हल्की यानी कि लाइट चेन होती है। इसीलिए इनको H2L2 से प्रेजेंट करते हैं, H फॉर हैवी, L फॉर लाइट। एंटीबॉडी का अणु Y के आकार होता है जिसमें 2 भुजाएं होती हैं, एक भुजा दूसरी भुजा। प्रत्येक भुजा में एक चेन हल्की होती है, एक भारी होती है, हल्की भारी हल्की भारी। प्रत्येक चेन में जो एक हिस्सा होता है वो वेरिएबल होता है, ऊपर वाला हिस्सा, और जो नीचे वाला होता है वो कांस्टेंट होता है। अर्थात वेरिएबल का मतलब वो अलग अलग में अलग अलग होगा, कांस्टेंट में सभी में सेम होगा। ऊपर वाला जो परिवर्तनशील रीजन है वो एंटीबॉडीज के शीट्स पर एंटीजन बंधन स्थल यानी कि एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाता है, जिसे पैराटोप बोलते हैं। और जिस साइट पर वो जुड़ता है एंटीजन, उसे हम बोलते हैं, उस पार्ट को जिससे वो जुड़ता है उसे बोलते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट यानी कि एपिटोप। यानी कि एपिटोप पैराटोप में फिट होता है। ये चेन्स आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है हर एंटीजन के लिए वो डिफरेंट होती है, स्पेसिफिक होती है। शीर्ष भाग को फैब भाग या फैब खंड बोलते हैं, जबकि नीचे वाले भाग को फुट और पाद और एफसी खंड बोलते हैं, फैक खंड बोलते हैं। फैक खंड की सहायता से ही एंटीबॉडी किसी विशिष्ट सेल से अटैच रहती है। ऊपर वाले पार्ट से एंटीजन आकर जुड़ता है, नीचे वाले पार्ट से एफसी खंड की सहायता से कोई भी एंटीबॉडी किसी विशिष्ट सेल से जुड़ी हुई होती है। जैसे हमने यहाँ देखा कि रक्त में लिम्फोसाइट्स की सतह पर, तो जैसे ये आईजीडी है वो लिम्फोसाइट की सतह पर जुड़ी हुई है, तो वो जो जुड़ी हुई किसकी सहायता से होगी? इस एफसी खंड की यानी कि फैक खंड की सहायता से। हल्की चेन 2 प्रकार की होती है, कप्पा या लैम्डा। या तो दोनों कप्पा होंगी किसी एंटीबॉडी में या दोनों लैम्डा होगी। जो भारी चेन है वो 5 प्रकार की होती है, गामा, म्यू, अल्फा, डेल्टा और एप्सिलॉन। अब इनके आधार पर ही कि ये 5 प्रकार की हैवी चेन जो अभी हमने देखी, इनके आधार पर ही एंटीबॉडी बेसिकली 5 प्रकार की होती हैं। ये इसका सीरियल नंबर, ये एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षा, उसकी कुल मात्रा परसेंटेज में, प्रमुख लक्षण और उसकी उपस्थिति कहाँ पाई जा रही है, अक्योरेंस, और उसके फंक्शन यानी कि कार्य। सबसे पहले IgA यानी कि ये IgA जो होता है इसको हम स्रावी एंटीबॉडी यानी कि सिक्रीटरी एंटीबॉडी बोलते हैं, जबकि जो IgE होता है उसका संबंध एलर्जी से होता है। IgG ऐसी एंटीबॉडी है जो माता से प्लासेंटा के थ्रू पास हो सकती है। IgA एंटीबॉडी कोलोस्ट्रम से शिशु में पहुंचती है। और IgM जो होती है उसमें खास बात क्या है कि वो पेंटामेरिक होती है, अर्थात 5 फॉर्म में पाई जाती है।
अब आईजीए एंटीबॉडी 10% होती है टोटल एंटीबॉडीज की, और इसे स्रावी एंटीबॉडी यानी कि सिक्रीटरी एंटीबॉडी बोलते हैं, क्योंकि ये कोलेस्ट्रम यानी कि जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, जब बच्चे का जन्म होता है उसके 2-4 दिन के बाद, जन्म के 2-4 दिन तक जो दूध उत्पन्न होता है मदर से, उसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। येलोइश कलर का सब्सटेंस होता है, उसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कोलेस्ट्रम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज़ होती है, क्योंकि बच्चे का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता है, इसीलिए बच्चों को इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए, रेजिस्टेंट टू द डिजीज़ प्रदान करने के लिए मदर से कोलेस्ट्रम के थ्रू आईजीए टाइप की एंटीबॉडीज़ अंदर प्रवेश करती हैं। तो कोलेस्ट्रम में सभी प्रकार की एंटीबॉडीज़ होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अबंडेंटली क्या होती है, आईजीए टाइप की होती हैं। इसके अलावा लार में, म्यूकस में और अन्य स्रावों में आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको स्रावी यानी कि सिक्रीटरी एंटीबॉडी बोलते हैं। अणुभार इसका 1,70,000 डाल्टन होता है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन और बाह्य स्तर को सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि ये सिक्रीशंस पर होती है, तो जहाँ जहाँ वो सिक्रीशन होगा वहाँ उसको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो 2 जगह प्रेजेंट होती है नॉर्मली, एक तो फूड पैसेज पर और दूसरा एयर पैसेज में, यानी कि जो सांस अंदर जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में और डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो सांस के द्वारा अंदर जाने वाले रोगाणुओं से भी ये सुरक्षा करती है, जैसे ही अंदर जाते हैं तो उसको पहचान कर वो नष्ट करती है। आईजीडी एंटीबॉडी जो है वो 1 से 3% होती है, और ये रक्त की अंदर लिम्फोसाइट्स की सतह पर उपस्थित होती हैं। अभी हमने पढ़ी थी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, तो जो लिम्फोसाइट्स होती हैं तो उनकी सतह पर उपस्थित होती है, और उसका अणुभार 1,85,000 डाल्टन होता है। कार्य क्या है इसका, ये बी लिम्फोसाइट्स पर है, तो ये बी लिम्फोसाइट्स को सक्रिय बनाएगी और प्रतिरक्षा अनुक्रिया का निर्माण करेगी, यानी कि इम्यून रिएक्शंस को डेवलप कराएगी और उसका विकास कराएगी, यानी कि उसको स्टार्ट करेगी और उसका विकास कराएगी। आईजीई एंटीबॉडी में दूसरी खास बात क्या है कि ये सबसे कम होती है, 0.05% ही होती है टोटल एंटीबॉडीज, यानी कि सबसे कम ये होती है। और ये एंटीजन ग्राही के रूप में बेसोफिल सेल्स और मास्ट सेल्स में पाई जाती है। मास्ट सेल संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स होती हैं, जो एलर्जी से संबंधित होती हैं, और ये हिस्टामिन और प्रोस्टोग्लैंडुलिन सिक्रीट करती हैं जब सेल डैमेज होती है, जब कोई पैथोजन अंदर पहुंचता है, जब कोई गर्मी ज़्यादा होती है, कोई जल जाता है, या कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होने के लिए ये मास्ट सेल हिस्टामिन और प्रोस्टोग्लैंडुलिन सिक्रीट करेंगी। इसका अणुभार 1,88,000 होता है। तो इसमें 2 खास बात हो गई, एक तो ये एलर्जी से संबंधित होती है और ये सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। दूसरा काम क्या है इसका कि ये एलर्जी प्रक्रिया के लिए, यानी कि एलर्जी रिएक्शंस के लिए मास्ट सेल्स को प्रेरित करती है, क्योंकि प्रेजेंट कहाँ है, मास्ट सेल से प्रेजेंट है, और ये परजीवियों से यानी कि पैरासाइट से बॉडी को सुरक्षा प्रदान कराती है। आईजीजी में 2 खास बात है इसमें भी कि ये सबसे ज़्यादा होती है, 75 से 80% सर्वाधिक मात्रा में प्रेजेंट होती है आईजीजी। और इसमें दूसरी खास बात क्या है कि ये माता के अपरा से, माता से प्लासेंटा के थ्रू शिशु में पहुंचती रहती है, गर्भस्थ शिशु में पहुंचती रहती है और भ्रूण में प्रवेश कर जाती है। ये रुधिर और इंटेस्टिशियल द्रव की सबसे प्रमुख प्रतिरक्षी है, और इसके अंदर माता के अपरा से, प्लासेंटा से भ्रूण में प्रवेश करने की क्षमता होती है। अणुभार 1,46,000 यानी कि सबसे हल्की, यानी कि लाइटेस्ट है। 3 खास बात हो गई इसमें कि प्लासेंटा से पास हो सकती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और ये सबसे हल्की होती है। अब काम क्या है, भ्रूण को प्रतिरक्षा क्षमता प्रदान करेगी, और ये फैगोसाइटोसिस के लिए फैगोसाइट सेल्स होती है उनको प्रेरित करती है फैगोसाइटोसिस करने के लिए। आईजीएम 5 से 10% है, और ख़ास बात क्या है कि इसका अणुभार 9,60,000 होता है डाल्टन, इसलिए ये सबसे भारी होती है, ये सबसे हल्की, ये सबसे भारी। और दूसरी खास बात क्या है, ये पेंटामेरिक होती है, यानी कि 5 फॉर्म्स में पाई जाती है, 5 अलग अलग फॉर्म्स में पाई जाती है। और ये इम्यून सिस्टम का एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है जो साथ काम करता है, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है इम्यून सिस्टम के अंदर, और उसको सक्रिय बनाता है, और ये कोशिकाओं का समूहन करता है, कोशिकाओं को साथ साथ लाता है।
अब इसके बाद हम एक बात और समझ में आनी चाहिए कि कोशिकाओं की जो बॉडी के अंदर स्तर हैं हमारे यहाँ, वो 3 स्तर होते हैं सुरक्षा के। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। यानी कि सुरक्षा के जो स्तर हैं वो हमारे यहाँ 3 हैं, सुरक्षा के स्तर। यानी कि जो हमारी बॉडी को सुरक्षा मिलती है तो वो डिफेंस लाइंस बोलते हैं हम इनको। तीन होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि सुरक्षा का प्रथम स्तर, दूसरा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और तीसरा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। यानी कि सुरक्षा का द्वितीय स्तर और सुरक्षा का तृतीय स्तर। अब सबसे पहले जो बॉडी में सुरक्षा के लिए जो स्तर बना होता है सबसे पहले कि जिससे बॉडी में डिजीज ना हो, वो ऐसे स्तर होते हैं जो पैथोजेंस को अंदर आने से रोकते हैं। जैसे स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, यानी कि श्लेष्म कला, यानी कि 2 होती हैं इसमें, स्किन प्लस म्यूकस मेम्ब्रेन। यानी कि त्वचा और श्लेष्मक कला। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में अब अगर अंदर पहुंच जाता है पैथोजन, तब उसको सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस से मारने की कोशिश की जाती है। इसमें न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज, इंटरफेरॉन और फीवर। यानी कि WBC है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये तो हो गई WBC। लेकिन मोनोसाइट्स बड़ी होकर मैक्रोफेज बनाती हैं मारने के लिए, मैक्रोफेज होती हैं। इसके अलावा इंटरफेरॉन और फीवर, ये 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है वो T एंड B लिम्फोसाइट से जो हमें स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रदान होती है, विशिष्ट प्रतिरक्षा जो होती है कि विशिष्ट प्रतिरक्षा, वो क्या कहलाती है? अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो सबसे पहले जो सुरक्षा का स्तर होता है वो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन उसको अंदर आने से रोकते हैं। सेकेंड लाइन डिफेंस में न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, WBC, मैक्रोफेज, मोनोसाइट बड़ी होकर मैक्रोफेज बनाती है और वो भक्षण करती है। इंटरफेरॉन वायरल से संक्रमित जो सेल्स होती है वो प्रोटीन बनाती है 270 अमीनो एसिड वाली। और फीवर जो गर्म, जो हमारा टेम्परेचर बढ़ाया जाता है वो पैथोजन के लिए प्रतिकूल होता है। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है जो अभी हमने पढ़ी, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट्स की विशिष्ट प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी। वैक्सीन तथा वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने ये नोटिस किया कि मिल्क मेड जो दूधिया होते हैं उनको काउ पॉक्स तो हो जाता है लेकिन स्मॉल पॉक्स नहीं होता। और उन्होंने देखा कि उन्होंने ये किया कि एक मिल्क मेड जिससे काउ पॉक्स हुआ था उसके जो लिक्विड बाहर निकल रहा था, उसके सोर जिसे बोलते हैं हम, उसमें से जो काउ पॉक्स में से लिक्विड बाहर निकल रहा था, उन्होंने उस लिक्विड को निकाल कर एक 8 साल के बच्चे में ट्रांसपोर्ट किया। और कुछ समय बाद उन्होंने स्मॉल पॉक्स मटेरियल को उस बच्चे के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। और उन्होंने देखा कि अब उसके अंदर स्मॉल पॉक्स नहीं होता। उन्होंने यही प्रोसेस अन्य लोगों में भी अपनाया और देखा कि स्मॉल पॉक्स उनमें भी नहीं होता जब उन्हें काउ पॉक्स मटेरियल उसके अंदर बॉडी में डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस के लिए उन्होंने वैक्सीनेशन टर्म यानी कि टीकाकरण शब्द प्रस्तुत किया। वैक्सीन
वास्तव में एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है जो किसी भी संक्रामक रोग के लिए मनुष्य के अंदर डाला जाता है और वो उसके अंदर सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। यानी कि ये जो वैक्सीनेशन है वो मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम पर आधारित है कि जब किसी पैथोजन की बॉडी को मारकर या इनएक्टिव करके या उसके कोई केमिकल सब्सटेंस को या कोई एंटीजन को बॉडी के अंदर डाला जाता है तो उसके खिलाफ सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स आता है और अब उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ का निर्माण कम होता है, धीमे धीमे होता है, और जब उसकी बूस्टर डोज डाल दी जाती है तो उसमें वो तेज़ी से होता है। लेकिन जब यही पैथोजन जो एक्टिव फॉर्म में बाहर से अंदर उसकी बॉडी में प्रवेश करता है तो मेमोरी सेल उसको पहचान लेती हैं, उसके खिलाफ अब एंटीबॉडीज तेज़ी से बनेगी, ज़्यादा बनेगी, तीव्र रिस्पॉन्स होगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा और अब उसको मार दिया जाता है। तो वैक्सीन जानबूझकर मुख के द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा दिए गए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होते हैं जिसके अंदर या तो जो रोगाणु है उसको मार कर डाला जाता है या उसको अक्रिय बनाकर डाला जाता है या उसका कोई एंटीजेनिक सब्सटेंस होता है या कोई उसका टॉक्सिक सब्सटेंस जिसे इनएक्टिव करके डाला जाता है और बॉडी के अंदर जाने के बाद वो अब उसके प्रति इम्यूनिटी डेवलप होती है। किसी व्यक्ति को वैक्सीन देना वैक्सीनेशन कहलाता है और जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो इम्यून सिस्टम की मेमोरी पर निर्भर होता है। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन टर्म यूज़ किया था, वैक्सीनेशन टर्म यूज़ किया था। अब इसमें प्रिंसिपल में क्या होता है कि सबसे पहले जो मेमोरी होती है वो स्वस्थ मनुष्य की जो मेमोरी होती है इम्यून सिस्टम की उस पर निर्भर करती है कि जैसे ही हम वैक्सीन को बॉडी के अंदर डालते हैं तो उसके खिलाफ अब एंटीबॉडीज़ का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और अब उसके अंदर प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है। जब कभी वो जीव यानी कि वो रोगाणु जिसके लिए हमने वैक्सीन दी, फॉर एग्जांपल ओरोपोलर जो पोलियो वैक्सीन है उसके लिए हमने दी, तो बाहर से जब पोलियो का वैक्सीन देने के बाद जब पोलियो का वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो जो वायरस के लिए मेमोरी सेल्स बनी थी वो एक्टिवेट हो जाएंगी, बी सेल और टी सेल मेमोरी सेल, और अब उसके लिए मारने के लिए इम्यून रिएक्शंस अनुक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और अब वो उस रोगाणु को मार दिया जाएगा और मारने के बाद अब वो डिजीज़ नहीं होगी और वो सुरक्षित रह जाएगा। और वैक्सीन देने के बाद व्यक्ति जो होता है वो उस रोग के प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है, इम्यून हो जाता है, अब उसके अंदर रोग नहीं होता है। वैक्सीन के जो टाइप हैं वो 3 टाइप के होते हैं, प्रथम पीढ़ी वैक्सीन, द्वितीय पीढ़ी वैक्सीन और तृतीय पीढ़ी वैक्सीन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन और थर्ड जनरेशन वैक्सीन। पहले फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। अब इन वैक्सीन का निर्माण संपूर्ण रोगाणु को अक्रिय बनाकर किया जाता है या उसके अंदर उसका कोई टॉक्सिक सब्सटेंस डाला जाता है, लेकिन इनके दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट होते हैं। तो इस वाली वैक्सीन में या तो कंप्लीट रोगाणु यानी कि पूर्ण रोगाणु का यूज़ किया जाएगा या उसका कोई केमिकल सब्सटेंस यूज़ किया जाएगा, लेकिन इसके दुष्प्रभाव होते हैं। पहला है इसमें क्षीण पूर्ण कर्मक वैक्सीन यानी कि एटेन्यूएटेड होल एजेंट वैक्सीन। नाम से चल रहा है इसमें जीवित जीवाणु क्षीण यानी कि इनएक्टिव करके हल्का करके सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है, यानी कि सूक्ष्म जीव यूज होता है लेकिन वो जीवित होता है, लेकिन उसकी डिजीज उत्पन्न करने की क्षमता अब खत्म कर दी जाती है। पैसिव इम्यूनाइजेशन मतलब पैसिव उसको बोलते हैं कि वो अब उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है और इस इनएक्टिवेट करने के बाद अब वो सूक्ष्म जीव अंदर जाकर डिजीज उत्पन्न नहीं कर पाया क्योंकि उसकी डिजीज उत्पन्न करने की क्षमता अब खत्म कर दी जाती है, जैसे किसी भी यूवी रेज वगैरह से ट्रीट करके। जैसे ओपीवी है, ओरल पोलियो वैक्सीन। बीसीजी का नाम होता है बैसिलस कालमेट ग्वारिन। ये जो वैक्सीन है टीबी के लिए जाती है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए दी जाती है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि ये ऐसा लगता है जैसे कॉम्बिनेशन वैक्सीन है। यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन वैक्सीन पढ़ने जाएंगे, डीपीटी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस की, एमएमआर मीजल मम्स रूबेला, यानी कि 3 की एक साथ दी जाती है। तो ये ऐसा लगता है कि बीसीजी भी 3 की होगी, लेकिन बीसीजी जो है उसका नाम है बैसिलस कालमेट ग्वारिन और ये टीबी के लिए आती है, सिंगल वाली होती है जो एक ही डिजीज के लिए दी जाती है।
स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा आदि की वैक्सीन जो होती है वो एटुनिएटेड होल एजेंट वैक्सीन होती है। दूसरी होती है निष्क्रिय पूर्ण कर्मक वैक्सीन, नाम से चल रहा है इनएक्टिवेटेड होल एजेंट वैक्सीन। इसको इनएक्टिव कर दिया गया है, यानी कि प्राय फॉर्मेलिन में इसको मार दिया था, फॉर्मेलिन से द्वारा मृत डेड सूक्ष्म जीव का। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का किया था लेकिन वो इनएक्टिव कर दिया गया था। इसमें भी ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाए लेकिन उसको मार दिया गया, मृत कर दिया गया, डेथ कर दिया गया है। और उसका प्रयोग जैसे टाइफाइड के लिए वैक्सीन, साल्क वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, कोलरा वैक्सीन, रेबीज और प्लेग आदि की वैक्सीन। इसके बाद अविषाभ या टॉक्साइड। टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं कि जो बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न टॉक्सिन सब्सटेंसेस होते हैं, जब हम उनको इनएक्टिवेट कर देते हैं जिससे वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर इन्फेक्शन ना करें, हमारी बॉडी में जाकर हार्म ना पहुंचाए हमें, तो तब हम उस टॉक्सिक को सब्सटेंस को या टॉक्सिन्स को क्या बोलते हैं, टॉक्सॉइड बोलते हैं। तो इन वैक्सीन में रोगाणुओं से उत्पन्न जो अपचरित व अविष पदार्थ होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उन टॉक्सिन्स के विषाक्त गुणों को यानी कि उसके टॉक्सिक सब्सटेंस टॉक्सिसिटी को यानी कि उसकी जो हार्म करने की क्षमता है, विषाक्त गुणों को समाप्त करके दिया जाता है। यानी कि इसमें टॉक्सॉइड का यूज किया था सीधी सी बात में। और टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं, टॉक्सिन्स को इनएक्टिव करने के बाद जो टॉक्सिन होता है, अब हम उसे क्या बोलते हैं, टॉक्सॉइड बोलते हैं। तो टॉक्सॉइड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, इनएक्टिव टॉक्सिन। जब हम टॉक्सिन को इनएक्टिव कर देते हैं, अक्रिय बना देते हैं, तब वो क्या कहता है, टॉक्सॉइड कहते हैं। तो जिसमें हम टॉक्सॉइड्स देते हैं वो क्या लगाती है, टॉक्सॉइड्स वैक्सीन कहलाती हैं। और इसका एग्जाम्पल है डिप्थीरिया की वैक्सीन और टेटनस की वैक्सीन। मदर को प्रेगनेंसी में टेटनस वैक्सीन दी जाती है, बाद में भी दी जा सकती है। कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन वैक्सीन, नाम से चल रहा है कई सारे वैक्सीन एक साथ, जैसे डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस यानी कि वूफिंग कफ और टेटनस, एमएमआर, मीजल, मम्स, रुबेला, 3 के लिए एक साथ दी जाती है, यानी कि कई सारी वैक्सीन एक साथ दी जाती है। सेकंड में है द्वितीय पीढ़ी वैक्सीन यानी कि सेकंड जनरेशन वैक्सीन। अब सेकंड जनरेशन वैक्सीन इससे एडवांस्ड वैक्सीन होती हैं, इनके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। तो इसमें जो इन वैक्सीनों में जो यूज होने वाला रोगाणु का एंटीजेनिक पॉलीसेकेराइड है, यानी कि जो रोगाणु का जो एंटीजेनिक सब्सटेंस है, जो नॉर्मली पॉलीसेकेराइड होता है, उसको ट्रांसजेनिक जीव में जैव प्रौद्योगिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से बनाता है। तो ट्रांसजेनिक जीव कौन से होते हैं कि वे जीव जिनमें अपनी जीन के साथ साथ बाहर से कोई जीन इंट्रोड्यूस कराई जाती है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। और जब ट्रांसजेनिक जीवों में एंटीजेनिक किसी भी रोग का जो एंटीजन होता है, उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनाने के लिए, वैक्सीन देने के लिए, जब हम उस एंटीजेनिक पॉलीसेकेराइड को, प्रतिजेनिक पॉलीसेकेराइड को बाहर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स में बनाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा, और उस एंटीजेनिक पॉलीसेकेराइड का हम यूज करते हैं वैक्सीन के लिए, तब इसे हम बोलते हैं सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। जैसे ट्रांसजेनिक ईस्ट, मेनिंगोकोकल, मेनिंगोकोकल आदि से प्राप्त हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो होती है वो कैसी होती है, सेकंड जनरेशन वैक्सीन। तो सेकंड जनरेशन वैक्सीन का जो एग्जाम्पल है वो पूछ लेते हैं कभी कभी कि सेकंड जनरेशन वैक्सीन क्या होती है, और सेकंड जनरेशन वैक्सीन का एक एग्जाम्पल लिखो। तो ये एग्जाम्पल ही पूछा जा सकता है उसका, वो बेटा। अब है तृतीय पीढ़ी वैक्सीन। ये हाईली एडवांस्ड वैक्सीन होती है जो अभी जिन पर कार्य चल रहा है, इनको डीएनए वैक्सीन भी बोलते हैं। और इस प्रकार की वैक्सीन में क्या काम करते हैं कि हम होस्ट के शरीर में, जिसको इम्यूनिटी हमें देनी है, उसके शरीर में जेनेटिकली इंजीनियर यानी कि जो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा इंजीनियर्ड किया गया, यानी उसको संशोधित मैनिपुलेट किया गया डीएनए या एमआरएनए, उसकी बॉडी में प्रवेश करा दिया जाता है। अब ये इन विवो में एंटीजन बनाता है। यानी कि इन विवो का मतलब क्या, दो चीजें होती हैं, इन विवो और इन विट्रो। इन विवो का मतलब क्या होता है, कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस, कोई भी प्रक्रिया जो लिविंग मीडियम में होती है।
बायोलॉजिकल प्रक्रिया जो जीवित माध्यम में, जीवित माध्यम का मतलब क्या है कि जो सेल में या ऑर्गन में या बॉडी के अंदर हो, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन विवो। जैसे छोटा सा एग्जांपल समझने के लिए कि जो फर्टिलाइजेशन होता है मैमल्स में, फर्टिलाइजेशन मदर के फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो वो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इन विवो है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर लिविंग कंडीशंस में हो रहा है, बॉडी के पार्ट के अंदर हो रहा है, तो हम बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। यानी कि जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन जो होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, इन विवो फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर यही फर्टिलाइजेशन हम मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन बाहर टेस्ट ट्यूब में करा देते हैं, नॉन लिविंग मीडियम में कराते हैं, यानी जिसके अंदर सेल नहीं है, बॉडी नहीं है, ऑर्गन नहीं है, यानी कि सीधी सी बात है किसी भी बॉडी के पार्ट के अंदर ना हो रहा हो, बॉडी के अंदर ना हो रहा हो, और वही प्रोसेस हो सेम टू सेम, माना जैसे फर्टिलाइजेशन था, तो फर्टिलाइजेशन को ही हमने टेस्ट ट्यूब में कराया, तो वो फर्टिलाइजेशन अब क्या कहलाएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। तो इन विट्रो का मतलब क्या है कि बस वही प्रोसेस जो है, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो भी है, कोई भी लिविंग मीडियम के बाहर, यानी कि सीधी सी बात है ऑर्गेनिज्म की बॉडी या सेल या लिविंग चीज के अंदर ना होकर बाहर हो रहा है, तब उसे हम बोलते हैं इन विट्रो। तो अब उस फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोल लेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब तो इसमें हम क्या काम करते हैं कि उस जेनेटिकली इंजीनियर डीएनए या एमआरएनए को बॉडी के अंदर डालते हैं, और बॉडी के अंदर डालने पर इन विवो उस एंटीजन का निर्माण होगा, यानी कि जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का एंटीजन था, जिसके खिलाफ हमें एंटीबॉडीज बनानी है, जिसके खिलाफ हमें इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करना है, उसके लिए हमने डीएनए को बाहर से अंदर डाल दिया। अब डालने के बाद अब क्या होगा कि वो उन सेल के अंदर इन विवो एंटीजन बनाएगा, और अब बॉडी के अंदर जब वो एंटीजन अपने आप बनेगा, और जब वो एंटीजन अपने आप बनेगा तो उसके खिलाफ अब बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी, इम्यून रिस्पॉन्स करेगी, और अगर फ्यूचर में, इन फ्यूचर कभी वो पैथोजन अंदर आएगा, तो चूंकि उसके एंटीजन के खिलाफ पहले से ही एंटीबॉडी तैयार है, मेमोरी सेल तैयार है, इसीलिए जैसे ही वो एंटीजन युक्त पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, प्रवेश करेगा, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना दी जाएंगी, और एंटीबॉडीज बनाने के साथ ही अब वो उसको मार देंगी। जैसे इसका एग्जांपल ल्यूकेमिया वायरस वैक्सीन। तो वैक्सीन का मतलब क्या है, बायोलॉजिकल सस्पेंशन होता है, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को या डेड ऑर्गेनिज्म को, उसके एंटीजेंस को, उसके किसी केमिकल सब्सटेंस को इनएक्टिव फॉर्म में डालते हैं, जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप होने लगती है, इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होने लगता है, और फ्यूचर में जब वो ऑर्गेनिज्म अंदर पहुंचेगा तो उसके कारण इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो चुका होने के कारण अब उसको पहचान कर मार दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन देना वैक्सीनेशन कहलाता है। 3 प्रकार की वैक्सीन होती है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में संपूर्ण रोगाणु को अक्रिय बना के या उसके केमिकल सब्सटेंस को अंदर देकर इम्यूनिटी डेवलप कराई जाती है। 4 प्रकार का होता है, क्षीण पूर्णकर्मक यानी कि एटेन्यूएटेड होल्ड एजेंट वैक्सीन। इसमें जीवित लेकिन क्षीण यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में सूक्ष्म जीव को अंदर डाला जाता है, जैसे एग्जांपल स्मॉल पॉक्स, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसमें डेड करके यानी कि उसको मृत करके सूक्ष्म जीव को दिया जाता है। सेम है, बस इसमें क्या है, इसमें लिविंग को इनएक्टिव फॉर्म में दिया जाता है, इसमें मार कर दिया जाता है। जैसे टाइफाइड वैक्सीन, साल्क वैक्सीन, कोलेरा वैक्सीन एटसेट्रा। एविशाब टैक्साइड यानी कि टॉक्साइड के रूप में जब हम टॉक्सिक सब्सटेंसेज जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के उसको इनएक्टिव फॉर्म में डालते हैं तो वो अंदर जाकर एंटीजन की तरह काम करता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ और इम्यूनिटी डेवलप होने लगती है। और जब भविष्य में कभी वो ऑर्गेनिज्म अंदर पहुंचेगा तो उसके द्वारा जो उत्पन्न होने वाली डिजीज़ है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो उसको पहले से ही पहचान कर मार दिया जाएगा। जैसे डिप्थीरिया की और टिटनेस की वैक्सीन। संयोजन कॉम्बिनेशन वैक्सीन का मतलब जब 2-3 वैक्सीन एक साथ दी जाती है तब उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन वैक्सीन। जैसे डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस यानी कि वुफिंग का फॉर टिटनेस, मीजल, मम्स और रुबेला। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में जो एंटीजेनिक पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उनका निर्माण ट्रांसजेनिक जीवों के अंदर किया जाता है और उसके बाद वो वैक्सीन के अंदर यूज़ करके बॉडी के अंदर डाला जाता है। जैसे ट्रांसजेनिक ईस्ट मेनिंगोकोकल से प्राप्त हेपेटाइटिस बी वैक्सीन।
इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं के बराबर होते हैं। इसमें अभी इनिशियल फॉर्म में है ये, इसमें इसे डीएनए वैक्सीन कहते हैं। इसमें होस्ट के शरीर में जेनेटिकली इंजीनियर्ड डीएनए और एमआरएनए को प्रवेश किया जाता है, जो अब एंटीजन का निर्माण इन विवो करेगा या एंटीजेनिक सब्सटेंस बनाएगा, जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएगी और इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा। अगर फ्यूचर में कोई ऑर्गेनिज्म जो एंटीजन वाला होगा यानी कि रोगाणु होगा वो अंदर एंटर करेगा तो उसको मार दिया जाएगा, जैसे ल्यूकेमिया वायरस वैक्सीन। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।